हाँ जी। सो जय हिंद एंड वेलकम बैक। अब प्लेटफॉर्म दूसरा है पर इंसान वही है जो पढ़ा रहा है, सो डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट सेशन में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। डेट इज़ द नेम ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज़ डिफेंस स्कूल प्रिपरेशन। ठीक है, ये मेरा खुद का चैनल है दीपक सांगवान। एंड इस चैनल पे हम मेनली जिस चीज़ की पढ़ाई करेंगे वो होगा आरएमएस, सैनिक स्कूल एंड आरआईएमसी। ठीक है, अभी जो करंट आज की वीडियो का टॉपिक है डेट इज जो अभी रिसेंटली आरएमएस क्लास 9th का एग्जामिनेशन हुआ था, इसके बाद क्लास 6th का भी करेंगे, सैनिक का एंड एज वेल एज आरएमसी का भी करेंगे। बट अभी रिसेंटली जो 8th ऑफ दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था आरएमएस का, स्पेसिफिकली क्लास 9th का, इन दिस वीडियो वी विल डू द कंप्लीट एनालिसिस। आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए थे, आपको कोचिंग जाना भी चाहिए था या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही हो जाता है, या फिर आपको स्कूल के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके प्रिपरेशन को साथ में लेके चलना चाहिए था। ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू एड्रेस टुडे। हर एक सिंगल क्वेश्चन का हम रिसोर्स देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, सिलेबस क्या दिया था। every single thing is going to be explained in this video in detail, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। so let's start. So the topic is you can see as RMS exam 2024 analysis. so start करते हैं। so उससे पहले वेलकम टू द डिफेंस स्कूल्स प्रिपरेशन एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी द ओनली प्लेटफॉर्म दैट यू विल एवर नीड। किस चीज के लिए भाई, किस चीज के लिए बात कर रहा हूँ कि ओनली प्लेटफॉर्म जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी टू क्लियर योर आरएमसी, सैनिक एज वेल एज आरएमएस एग्जामिनेशन। इस बार टाइम कम है, हम एक या दो, अभी जो मेरा प्लान है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है। अभी मैं आपकी साइंस के ऊपर फोकस करने वाला हूँ फॉर योर सैनिक 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी साइंस के ऊपर फोकस होगा, प्लस योर मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इफ पॉसिबल एक्सेट्रा जो सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश एंड जीके, उसके डाउट सॉल्विंग पे। दिस इज द प्लान। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनी सिंगल थिंग। ये भी करेंगे, इतना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा कि मैं अगले नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज कंप्लीट एनालिसिस होगी विद स्टैंडर्ड सोर्सेज। किस चीज के लिए? क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए आरएमएस सीईटी 2024 कंडक्टेड ऑन 8th ऑफ दिसंबर, कंडक्टेड ऑन 8th ऑफ दिसंबर। एंड थैंक यू कि आप, मैं जैसे सेंटर पे गया था, मैं कहाँ गया था मैं भूल गया, माउंट अबू पता नहीं, शायद कहीं तो गया था, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मैं भूल गया। तो वहाँ पे थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज कि मैं वहाँ पे गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले थे। एंड उनसे भी ज़्यादा आई फेल्ट सो हैप्पी कि जब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए एंड दे ग्रीटेड मी कि सर बिकॉज ऑफ यू हमारे बच्चे का थ्रू आउट द सेशन अच्छी पढ़ाई हुई है, और बहुत ही हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्सेज थे। सो रियली रियली थैंक यू फॉर डैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। आरएमएस में बात करें क्लास 9th में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? 50 होते हैं। हर एक क्वेश्चन, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 50, दैट इज 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सो इसके अकॉर्डिंगली उसकी वेटेज कितनी होती है? 50। ठीक है, टोटल जो होता है ना, टोटल 200 मार्क्स का होता है क्लास 9th के लिए। एंड आउट ऑफ इट 50 मार्क्स कितने हैं? साइंस के। इट मींस 1/4 जो वेटेज है ना, वो सिर्फ साइंस की है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू आरएमएस क्लास 9th। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से।
वो बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर कैरिड अवे बाय विंड फॉर पोलिनेशन, कि भाई आपको पता है कि सीड डिस्पर्सल होता था पोलिनेशन के अंदर भी विंड से, एयर से, या फिर आप एयर या विंड की बात होगी, विंड से, एयर से, इंसेक्ट से, वाटर से, ये क्या थे, वेक्टर्स थे जिसकी वजह से सीड्स और पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन यहाँ पे सीड डिस्पर्सल की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ड्रमस्टिक एंड मैपल। ये आपको आंसर्स ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि एग्जाम को हुए लगभग हो गया है 10 एक दिन तो हो गया आई थिंक। माय पॉइंट हियर इज कि क्वेश्चंस आए कहां से, आपने क्या थ्रू आउट द ईयर गलतियां की है। लेट्स सी। अब ये देखो, ये क्लास 7th एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 139। एक और मिस्टेक आपने जो थ्रू आउट द ईयर की है बेटा, कि आपने जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो न्यू एनसीईआरटीज है ना, उसमें कोविड के बाद उसमें से चैप्टर्स को डिडक्ट कर दिया था, तो तुम्हें कम बर्डन करने के लिए, तुम्हारे ऊपर बर्डन ज्यादा होता था ना, ऐसा वो बोल रहे थे जो है ना एनसीईआरटी सीबीएसई को करिकुलम को डिजाइन करते। सो उन्होंने बोला कि ना करिकुलम को कम करके बच्चों के प्रेशर को रिड्यूस किया जाए। सो उस टाइम पे नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए थे, और उसको यहाँ पे तुम्हें नुकसान हो रहा है बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, है ना, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसके अंदर यू कैन नॉट से कि अरे यार ये हमारी बुक के अंदर नहीं था तो नहीं आ सकता। आरएमएस का जो सिलेबस है उसकी नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया, क्लास 8th लेवल। इसका बाय डिफॉल्ट मतलब बेटा कि 8th 7th 6th आपको तीनों ही आने चाहिए भैया। वो आपने कर लिया ना ऑलरेडी कवर थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 3 years, आपने यही तो किया 6th 7th 8th। तो जब बोला ना उसने क्लास 8th लेवल, इट मीन्स आपको 6th 7th 8th तीनों ही आने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं खाली 8 से ही पूछे, और इसका यहाँ पे प्रूफ भी है। क्लास 7th पेज नंबर 139, और वो जो बुक मैं आपको बोल रहा हूँ जो ओल्ड एनसीईआरटीज एक तरीके से, वो आपको लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगी, आपको डाउनलोड करना है। और आज के बाद आप जब भी पढ़ो इन एग्जामिनेशन के लिए तो आप उन्हीं बुक से पढ़ना, नई वाली जो एनसीईआरटीज उससे मत पढ़ना, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर कम है, और जो दिए हुए चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी कंटेंट कम है, उसमें से भी निकाला हुआ है, ठीक है। सो लेट अस सी, ये देखो ड्रमस्टिक एंड मैपल, ये दोनों कौन से बेटा, दीज आर विंड सीड्स, है ना, और विद द हेल्प ऑफ विंड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है ना। देखो सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स, ठीक है। उनमें से भी विंड सीड्स कौन से हैं जो एक जगह से दूसरी जगह विंड की हेल्प से जाते हैं, वो है ड्रमस्टिक एंड मैपल। सो दिस इज द सोर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट, यानी जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो उसका जो इंप्रेशन है ना इस इमेज का, जैसे अभी करंटली आप मुझे देख रहे हो, आप देख के एकदम साइड में देखना स्टार्ट करो, तो कुछ टाइम के लिए आपके रेटिना पे, आपकी आई की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर मेरी इमेज रहती है। वो कितना टाइम होता है, द राइट आंसर इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड, है ना, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। सोर्स क्या है, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 207 चैप्टर नंबर 16 लाइट, ठीक है। ये देखो, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश, एक ही दम गायब नहीं हो जाता, एक एकदम खत्म नहीं हो जाता है। आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसका इंप्रेशन आपकी आई के ऊपर रहता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो कहने का बात यह है कि हर एक क्वेश्चन का सोर्स 6th 7th 8th और प्राइमरली क्लास 8th और 7th से आया। That I will prove to you in the next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आंसर क्या आएगा, ओजोन इज द आंसर। कैसे, देखो यहां पे इस पूरे पैराग्राफ में इसने CO2 के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया है ना, इस पूरे के अंदर। ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट की बात कर रहा है वो, ग्रीन
हाउस अब इसकी बात कर ही लेते हैं, अगर बात आई है तो बेसिक सी बात होती है बेटा, कुछ पर्टिकुलर गैसेस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस की उसको ट्रैप कर लेती है। अब ट्रैप करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो फिनोमिना है ना, जिसकी वजह से ये जो गैसेस की वजह से यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है रेडिएशंस की, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अल्टीमेटली द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू इंक्रीज, और इस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने को इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब ये देखो, लाइक CO2 भी इनमें काउंट होती है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। दे कौन, इन्हीं की बात कर रहा है बेटा, 1 2 3, ठीक है। सो इनमें से कौन सा नहीं है, ओजोन इज नॉट अ मेन और मेजर ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is present in animal cell but absent in plant cell? absent है प्लांट सेल में, प्रेजेंट है एनिमल सेल में, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सेंट्रियोल। आंसर इज सेंट्रियोल। एक ऑर्गेनली होती है, एक पार्ट होता है, सेल की एक बॉडी होती है ना। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां पे फ्लूइड होता है, आप सभी को पता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब यहां पे ये ना अलग अलग बॉडीज होती हैं, लेट अस से इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 3 4 5 6, ये अलग अलग सेल के पार्ट्स है, सेल की बॉडीज है। तो कौन सी है जो एनिमल सेल में होती है और प्लांट सेल में अब्सेंट होती है? द आंसर इज सेंट्रियोल, ठीक है। अगर आपने इससे पहले मैं जब जहां पे पढ़ा रहा था सुखोई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और उनके साथ पूरी एकेडमी ऑफलाइन ऑनलाइन एज वेल एज ऐप पे, तो आपने ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, तो आपने उससे पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल अब्सेंट होता है किसके अंदर, आपके एनिमल सेल के अंदर, है ना। सेंट्रियोल कहां अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में। अब ये डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लास 6 7 8 में कहीं नहीं दिया है, ना ही एनसीईआरटी में, ना ही लखमीर सिंह में। उसके अलावा आईसीएससी की तरफ जाओगे तो वहां दिया मिलेगा, लेकिन आपको उस तरफ जाना ही नहीं है। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सीबीएसई करिकुलम, सीबीएसई का आपको सिलेबस फॉलो करना है। अब यहां पे देखो, इसका सोर्स क्या है, क्लास 9th एनसीईआरटी, पेज 63 64, चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। अब ये देखो, दिस इज एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल। ये आपको यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा है, लेकिन व्हेन यू विल लुक इनटू द प्लांट सेल, आपको सेंट्रियोल कहीं नहीं दिखेगा, है ना। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन। आप यहां पे देखो, गोल्गी बॉडी है, लेट मी शो यू। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस, ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है। नेक्स्ट इज स्मूथ, रफ, रफ, स्मूथ। यानी इकलौता यही है जो इन सभी चीजों के कंपैरिजन में नहीं है। बाकी अगर आप गोल्गी की बात करो तो वो भी है, अगर आप की बात करो तो वो भी है, अगर आप आपके माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो तो वो भी, तीनों की तीनों बॉडी दोनों के अंदर कॉमन होती है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। लेकिन सेंट्रियोल खाली खाली आपको एनिमल सेल में ही मिलेगा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a natural indicator?
अब आपको पता है इंडिकेटर की हेल्प से हम पता करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या फिर बेसिक, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या फिर बेसिक। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज, आपको पता है कि आपका लिटमस होता है, लिटमस पेपर आप यूज करते हो, है ना, लिटमस आपका पेपर होता है, और उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अगर आपको रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है तो वो बेसिक है वो सब्सटेंस, और ब्लू टू रेड चेंज हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर का है। अब ये लिटमस हो गया, ये कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया, ये हिबिस्कस हो गया, ये टर्मरिक हल्दी हो गई, और यहां पे मैं लिख देता हूं लिटमस। ये सारे के सारे क्या है, ये नेचुरली अवेलेबल है बेटा, प्लांट्स के हैं, है ना, ये सारे के सारे नेचुरली अवेलेबल है। लेकिन फिनोप्थेलिन जब आप बात करते हो तो दिस इज नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड, सिंथेटिक। काम वही करता है, इट विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या फिर बेसिक शो करेगा, है ना। अब इसका सोर्स देखो, चाहे क्लास 7th है, पेज 54 है, चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, ठीक है। यहां पर देखो कहीं नीचे होगा ये रहा, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर विच यू हैव नॉट यूज अर्लियर, इट इज कॉल्ड फिनोप्थेलिन, और ये हमारा क्या होता है, मैन मेड या फिर सिंथेटिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज होता है। न्यूट्रलाइजेशन आप सभी को पता होता है क्या है, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, प्लस हीट आएगी, ठीक है ना, ये आपका सॉल्ट बनता है। अब यहां पे क्या, फिनोप्थेलिन इज एक आपका नेचुरल नहीं है, आपका सिंथेटिक या फिर मैन मेड है। यहां पे नीचे देखोगे तो देखो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये सारे के सारे क्या आपके नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स हैं। दीज ऑल आर नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोट, ठीक है ना। आप सभी को पता है जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। कब बनता है, जब ओवम और स्पर्म क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं। इनके फ्यूजन से एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, जाइगोट इट मींस फ्यूजन, फ्यूजन क्या है, हो चुका है। फ्यूजन इज नॉट इन द प्रोसेस। अगर आपको मैं बोलूं कि ना ये एक आपका ओवम है, एग है, ये आपका स्पर्म है, ये फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या होगा, फ्यूज करके अल्टीमेटली एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे जाइगोट में। लेकिन जाइगोट बनने से पहले, सिंगल सेल बनने से पहले इनके अंदर दो अलग अलग सेल्स थे, एक ओवम है, एक स्पर्म है। ये जब फ्यूजन हो रहा है तो धीरे धीरे ये एक में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन दो न्यूक्लियाई, कितने हैं, दो। लेकिन जब वो बन गया है, वो सिंगल सेल बन चुका है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, एक। लेट अस सी कहां से क्वेश्चन आया। सोर्स क्या है बेटा, क्लास 8th एनसीईआरटी आपकी, पेज 102, चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब ये देखो, when sperm come in the contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg is called as fertilization. During fertilization, during बोला देखो ध्यान से, during fertilization the nuclei of the sperm and the egg fuse to form single nucleus. ये देखो, यही इसी की बात कर रहा था मैं, कि nuclei of the sperm एंड द एग फ्यूज होते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए, एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए। एंड आफ्टर इसका रिजल्ट क्या आता है, द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं भैया, एक ही है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन कितने हैं, दो है। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां पे नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा मे बी,
लेकिन व्हेन यू विल गेट दिस पीडीएफ तो आपको नजर आएगा उसके अंदर अच्छे से। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। आप सभी को पता है डिस्पर्जन क्या होता है, जब लाइट रे जाती है प्रिज्म के अंदर से, है ना, तो वो अपने पाथ को ना फॉलो करते हुए रिफ्रैक्शन होती है, उसकी वजह से अल्टीमेटली अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, और डाइवर्ट होके वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो इसका एग्जांपल सबसे मेन क्या है, नेचुरली जो एग्जांपल आपको दिखता है वो डेट इज फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। कहां से क्वेश्चन आया, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 205 लाइट चैप्टर से। ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसने यहाँ पे डिस्पर्जन दिखा रखा है, ये इसको कलर दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर इसको या ये भी ना दिखाए और आपने जो प्रिज्म वाला एग्जांपल देखा होगा प्रिज्म के अंदर भी यही होता है, ब्रेकडाउन होता है। ये देखो क्या लिखा है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट आपकी सनलाइट है वो कलर्स में स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, बिखर रही है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। भाई रेनबो डिस्पर्जन का एक एग्जांपल है जो नेचुरली ओकर हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, अब ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो तो भैया क्या होगा, द मोलिक्यूल्स दैट मेक अप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट को, यानी जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बेसिकली ऑब्जेक्ट बना है उसके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, तो क्या होगा, आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होगी, डेट इज फास्ट होगी। सो राइट आंसर इज बिगिन टू मूव फास्टर। लेट अस सी सोर्स कहां से, क्लास 9th एनसीईआरटी पेज नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये देखो क्या लिखा है यहां पे, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्ट, या फिर यहां पे देखो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आपको पता है कि हमेशा मूविंग होते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। दे पोजेस व्हाट दे कॉल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आपने सराउंडिंग के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जहां पे वो पर्टिकुलर मैटर रखा है उसके अंदर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, एंड उस एनर्जी की वजह से दे विल मूव फास्टर। और इसके अंदर लास्ट में यही लिखा है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और यहां पे लिखा है as the temperature in rises particles move faster. So this is the source of this question. Question number 9, मेटामॉर्फिसिस। आपको पता है ना ड्रास्टिक चेंज होते हैं, आपने बटरफ्लाई के अंदर देखा है, फ्रॉक्स के अंदर देखा है कि इनिशियल जो फेज है और जो अडल्टहुड के अंदर जब वो आते हैं, बटरफ्लाई देख लो या फिर आपका फ्रॉक देख लो, वो दोनों रिजेंबल नहीं करते, वो ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिसिस। अब ये कंट्रोल्ड कौन से हार्मोन की वजह से होता है, इट इज थायरोक्सिन। लेट अस सी द सोर्स, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 120 चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। ये देखो, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिसिस, ठीक है। मेटामॉर्फिसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन, कौन सा, थायरोक्सिन, ठीक है। कौन सा, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन द हिंजेस, आपने देखे ना कोई भी दरवाजा है उसके जो कॉर्नर के ऊपर होते हैं हिंज होते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल से दरवाजा या फिर आपका डोर जुड़ा होता है, उसको हिंज बोल रहे हैं। वहां पे ऑयल डाला है तो उसकी वजह से जो क्रैकिंग साउंड थी ना वो नहीं आ रही है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। ये फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो कहां से आया, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 151 चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ये यहां पे देखो, when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, है ना, when a few drops of oil are poured
ऑन द hinges ऑफ द डोर मूव स्मूथली। लास्ट में देखो क्या है, इन ऑल द केसेस, इसके बाद एक दो केसेस की बात और की है, इन ऑल द केसेस वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हमें क्या करना है यहाँ पे, फ्रिक्शन को कम करना है। डेट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, कोई लुब्रिकेंट का यूज कर रहा है, कोई पाउडर का यूज कर रहा है, बेसिकली कोई ऑयल का यूज कर रहा है। अलग अलग केसेस के अंदर दीज आर द मेथड जिसकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन लीचेंस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, एसोसिएशन होती है, किसके अंदर मिली जाती है, एल्गी एंड फंगस पे होती है बेटा। ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। शेल्टर यानी रहने की जगह, शेल्टर यानी रहने की जगह, ठीक है। सोर्स देखो, क्लास 7th एनसीईआरटी पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये देखो, अगर आप लीचेंस की बात करो, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहां पे देखो, फंगस प्रोवाइड करती है शेल्टर को, वाटर को एंड मिनरल्स को एल्गी को, ठीक है। इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड्स फूड, एल्गी क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन मेंस्ट्रुअल्स ब्लीडिंग, है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको पीरियड्स भी बोला जाता है बेसिकली, जो पीरियड्स आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है वंस इन अ मंथ, उसी की बात हो रही है। फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द वेजाइना, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, it is one of the part of female reproductive organ, ठीक है ना। कंटेन्स ब्लड, वहां से ब्लड निकलता है और साथ में क्या आता है बेटा, ओवम आता है या फिर एग आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर आप इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर गैमेट भी बोल लो, आप इसको गैमेट भी बोल सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब है। आया कहां से, देखो यहां पे इसने बेसिकली बताया कि पीरियड के अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। अब ये 28 to 30 डेज तक ये पूरा पीरियड होता है। अब ये देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इफ इट इज फर्टिलाइज एंड बिगन टू डेवलप। अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गई है, स्पर्म एग के साथ मिल गया है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है, यूट्रस की वॉल में जाता है एंड इट स्टार्ट डेवलपिंग। वो अपनी अल्टीमेटली किस में जाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 9 मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off, है ना। जो ब्लड है और जो रिलीज एग था जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, बिकॉज वहां पे स्पर्म अवेलेबल नहीं है, या फिर जो ओवरीज है वो क्या है, ब्लॉक्ड है। दीज आर द टू मेन रीजन जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो ब्लड है वो रिमूव होगा, है ना, यूट्रस की लाइनिंग से। अल्टीमेटली साथ में उस एग को भी वो शेड ऑफ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है, वेजाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में। पहली बात तो आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर से आप अगर मीटर पर सेकंड में जाते हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर आप इसको करते हो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 54 3 जा 18 3 जा 54, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत इजी है, आया कहां से, आया बहुत ही इजी सोर्स से बेटा, क्लास 7th एनसीईआरटी पेज 156 चैप्टर 13। ये देखो, अब ये देखो, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पीछे के,
ये आपके एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि आप रैंडम बुक्स ये सर ये अतुल्य पढ़ लेते हैं, सर किसकी आर गुप्ता पढ़ लेते हैं, सर अरिहंत की तरफ जाएंगे, सर रेडियन की तरफ जाएंगे, सर दिशा भी आई है नई मार्केट में, आप समझ नहीं रहे हो इन सभी का काम क्या होता है। बेसिकली अगर मैं एक पब्लिशिंग हाउस हूँ, मेरा काम है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बुक्स पब्लिश करना, तो अगर कोई पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस उस बुक को पब्लिश कर रहा है, एक गाइड बुक बना के दे रहा है जिसके अंदर एक चैप्टर एक या फिर 2 पेज मैक्सिमम में निपटा दिया जा रहा है ना, तो वो जस्टिस नहीं कर रहा आपके उस सब्जेक्ट के साथ। पहली बात तो ये। और किसी भी सेम टाइप की अगर कोई भी कंपनीज होती है उनके बीच में कंपटीशन होता है, बिकॉज दे हैव टू कम्पीट इन दैट फील्ड, और आप उनके टारगेट्स होते हो। अगर आप एक इंटेलिजेंट एस्पिरेंट हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए अच्छे से, तो उसका पहला काम क्या होगा कि वो अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज जो उसकी स्कूल की बुक्स है उनको अच्छे से कवर करेगा। देन ही और शी विल रन आफ्टर द गाइड बुक्स, उसके अंदर कुछ अलग दिया हो तो, जो कि कभी नहीं दिया होता, और आधे टाइम बेकाम की चीजें दी होती है जो आपके काम की नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन के बाद कितना था भाई डिस्टेंस, इतना 4 घंटे में कवर कर रहा है, तो क्या बोला स्पीड निकाल दो भाई। तो यहां से नहीं कर लोगे आप इसको, बेसिक क्वेश्चन से। ये लो एक और क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दीज आर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही इजी से आने चाहिए, और यहीं से बस इसके अंदर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा दिया। ये आपने मैथ्स के अंदर भी किया, अपने फिजिक्स के अंदर भी किया, सब के अंदर किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी दो चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के चेंज होने पे एक दूसरे पे फर्क पड़ता है। तो देखो उसको क्या बोलते हैं, बोलते उसको ग्राफ है। ये देखो क्लास 7th एनसीईआरटी पेज 155 चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। ये देखो motion of object can be represented in pictorial form by using their distance time graphs, by using their distance time graphs। तो क्या है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डिस्टेंस टाइम क्या है यहाँ पे, टू इंटर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, ये आपके बुक के अंदर से यही एनसीईआरटी, ये वेट और एज ये भी इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस एंड टाइम ये भी इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, किसकी वजह से रिड्यूस होता है, क्रॉप रोटेशन नहीं, ये तो हेल्प करता है हमें। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ये न्यूट्रिशन रिप्लेनिशमेंट के अंदर हेल्प करता है। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये भी हेल्प करता है, ये नहीं करता है। तो राइट आंसर इज ये। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी आप एक ही लैंड पे बार 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 फसल उगा रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में कर रहे हो। आप क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हो, मैन्योर वगैरह की एडिशन नहीं कर रहे हो, बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू हेल्प, तो उस केस में क्या करता है, वो सोइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। देखते हैं कहां से आंसर क्वेश्चन आया। ये देखो द सब्सटेंसेस, पहले तो देख लेते कहां से, क्लास 8th पेज 5 and 6 chapter 1 crop production and management। the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth। आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हो, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं एंड फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सोइल न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट की वैल्यू को दोबारा से लेके आना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट ये देखो, आप दोबारा रिप्लेनिशिंग कर सकते हो सोइल को विद द हेल्प ऑफ क्रॉप रोटेशन, दिस इज आल्सो वन रीजन। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया की बात हुई है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ना। ये सारे के सारे हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, ना कि वो डिक्रीज हो रहा है। जो लास्ट ऑप्शन था ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट इज द राइट ऑप्शन। वो इसको एक इनडायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहा है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देता है सोइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। कितने, 23 पेयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन।
ये देखो क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पेज 118। ये देखो कहां पे, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। अपने अपने सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर उनके पास क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो आपका जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं, डीएनए को कंटेन करते हैं, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी के अंदर हेल्प करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। ठीक है, आपको बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को करना। अब बिटुमिन किसके अंदर यूज होता है बेटा, रोड सरफेसेस के अंदर। ठीक है, और पेट्रोल किसके अंदर यूज होता है। अब इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखकर अब दो चीजें आती है बच्चे के दिमाग में कि यार नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, इस साइड भी बहुत ज्यादा है, इस साइड भी बहुत ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे इजी आपको चीज आती है ना इसके अंदर, वो आप यूज कर लो। ठीक है ना, वो आप यूज कर लो। अब देखो इसके अंदर क्या है, बिटुमिन है, रोड सरफेसिंग के अंदर यूज होता है, सबको पता है। अब देखो कहां पे, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। ये देखो एक तो ये है और एक ये है, और सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। अब ये नेक्स्ट देखो ए डी। अब देखो सी, सेकंड का बोल रहा है सी, ये तो हो ही नहीं सकता। कैरोसिन को आप जेट के अंदर थोड़ी ना यूज करते हो, क्या हो सकता है सेकंड का, पेट्रोल को जेट, सेकंड का ए, हाँ दिस कैन हैपन। सेकंड का सी, जेट एयरक्राफ्ट, इट कैन नॉट बी, डी इज द राइट आंसर। अब ये देखो क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 60 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। अभी देखो कहा गया हमारा, बिटुमिन रोड एंड पेंट्स की सरफेसिंग के अंदर। नेक्स्ट केरोसिन फ्यूल, ये देखो फ्यूल। अब ये देखो यहाँ पे फ्यूल के अंदर यूज हो रहा है लैंप्स एंड एयर जेट क्राफ्ट्स के अंदर। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, कहां पे था, सेकंड का सी, सो ए इज द राइट आंसर नॉट डी, दिस इज माय मिस्टेक, ए इज द राइट आंसर नॉट डी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दीज आर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, और उनके यूजेस दिए गए। आपको एलपीजी का दिया गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का दिया गया है, पेट्रोल का दिया गया, डीजल का दिया गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल का दिया गया, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन का दिया गया। सो डायरेक्ट चीजें आपके एनसीईआरटी से ही पिकअप है। एज फॉर योर नॉलेज अगर मैं बताऊं आपको, तो 8th क्लास से 60% क्वेश्चन लिए गए हैं, 7th क्लास से 32% क्वेश्चन, 9th एंड 10th क्लास से आपका 8% क्वेश्चन, एंड टुगेदर इट मेक्स योर 100%। मिलके आपका कितना बना रहा है, 100%, जितने भी आपके 50 के 50 क्वेश्चन है ना। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द सोइल इज टू एसिडिक, है ना, एसिडिक ज्यादा होगी तो क्या होता है बेटा, आप क्या करोगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस डालोगे, आप बेस डालोगे। ऑर्गेनिक मैटर नहीं, सोल्ट नहीं, वाटर नहीं, क्विक लाइम बिल्कुल, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप ऐड करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड के अंदर बेस मिलेगा, सोल्ट बनेगा एंड वाटर आएगा साथ में। सोर्स देखो कहां पे, क्लास 7th एनसीईआरटी पेज 55 चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सोल्ट। ये आपको पता है कि भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आपका एसिड है प्लस आपका बेस है, साथ में सोल्ट बना एंड वाटर के साथ में हीट आई, ये आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ये 5.4 आपका पैराग्राफ मिलेगा, उसके अंदर यू कैन इजीली सी इट, क्या दिया गया है सोइल ट्रीटमेंट के अंदर। ये देखो अगर सोइल ज्यादा एसिडिक है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, अगर वो ज्यादा एसिडिक हो या फिर ज्यादा बेसिक हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो अच्छे से नहीं होती।
तो अगर एसिडिक वाला केस है तो क्या करते हैं, अगर ज्यादा एसिडिक हो तो उसके अंदर क्विक लाइम ऐड करो या फिर स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो। ठीक है, यहीं पे इसने दिया था। अगर वो ज्यादा बेसिक है, सोइल ज्यादा बेसिक है, तो ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, दीज आर टू थिंग्स। अगर ज्यादा एसिडिक हो, ज्यादा बेसिक हो, तो क्या चीजें आप ऐड करोगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसकी पीएच वापस आ जाए इन द सेम रेंज जिसके अंदर ग्रोथ हो सकती है प्लांट्स की। चलिए नेक्स्ट, सेल्स। क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनली हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर। ये बेसिकली आपकी बात कर रहा है कि सेल के कौन कौन से ऑर्गेनली है, कौन कौन से पार्ट है जिनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होता है आपका डीएनए, डायराइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और उनके अंदर क्या होता है जीन्स। ठीक है ना, जो फंक्शनल पार्ट होता है ना डीएनए का, डेट इज जीन्स। अब देखो आंसर क्या आएगा इसका, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो सोर्स कौन सा, क्लास 9th एनसीईआरटी, क्लास 9th एनसीईआरटी। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। यहां पे बिल्कुल लास्ट में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनली इन सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, खुद का डीएनए। सेम गोज फॉर प्लास्टिड। ये देखो क्या है, दे हैव देयर ओन डीएनए। अब डीएनए है तो इट मींस क्या है, दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, उसी की वजह से आके इनहेरिटेंस में हेल्प होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज द सोर्स, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल, बहुत फेमस है, सबको पता है। क्लास 8th एनसीईआरटी, पेज 27, चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वहां से आपका डायरेक्ट आया। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी होता साइकिल को, कि भैया नाइट्रोजन से फिक्सेशन होती है, देन प्लांट्स लेते हैं, अल्टीमेटली एनिमल्स खाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो जमीन में आएगा और अगेन वो आपकी नाइट्रोजन जो फ्री फ्लोइंग होती है आपके एटमोस्फेयर में वहां पे चली जाती है। तो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स को, अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, डेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, microbes that enter the body, microbes that enter the body through the nose most likely affect, वो किसको अफेक्ट करेंगे भैया, किसको करेंगे, लंग्स को करेंगे ना, नोज के थ्रू जा रहा है तो। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या सोर्स है, सोर्स इज क्लास 8th एनसीईआरटी, पेज 24, चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये देखो टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इनके अंदर ये देखो दीज आर द सोर्सेस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कहां से ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहां से ट्रांसमिट हो रहा है, और एयर से अगर जा रहा है तो मोस्टली वो आपके लंग्स को करता है, क्योंकि नोज के थ्रू जाएगा एंड लंग्स को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपको पता है कि ना फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में बॉडीज आपसे इंटरेक्शन करती हैं और कॉन्टैक्ट में आते हैं दूसरे की, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या होती है, इंटरेक्शन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट होता है, दे डोंट फिजिकली टच ईच अदर। तो आंसर क्या आएगा इसमें, कॉन्टैक्ट फोर्स का आंसर क्या आएगा, मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज द सोर्स, क्लास 8th एनसीईआरटी, पेज 134, 135, 136, वहां पे चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर में दिया है। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या बेटा, मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट तीन टाइप के वहां पढ़ाया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो डायरेक्टली वहीं से उठाया, कुछ अलग नहीं दिया है। आप इतना पीछे पीछे भागते रहते हो। व्हेन आई वाज टीचिंग इन द ऑफलाइन अकेडमी, वहां पे भी इतने सारे बच्चे थे, वो अलग अलग तरह की किताबों के पीछे भागते थे। जब क्वेश्चन पेपर आया, देन दे रियलाइज कि ना जो सबसे मोस्ट बेसिक रिसोर्स है उन्होंने उसी को कवर नहीं किया, है ना। एनसीईआरटी प्लस योर लखमीर सिंह। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लास 6th और 7th की पढ़ लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या फिर किसी भी मेंटर और गाइड के अंदर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू रीड क्लास 6th, क्लास 6
क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एनसीईआरटी, साथ में आप उसको ऐड कर लो क्लास 8 की लखमीर सिंह के साथ। अदरवाइज इफ यू हैव अ गुड मेंटोर, यू हैव गुड टीचर, तो आपको अच्छे से हेल्प कर सकता है। आपको सिर्फ आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है कि आपकी स्कूलिंग भी अच्छे से चलती रहे, साथ साथ में यू कैन प्रिपेयर विद फॉर दिस एग्जामिनेशन। दैट इज वेरी इजीली पॉसिबल। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, दे गो टू ऑफलाइन अकेडमीज, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। इफ यू कैन प्रिपेयर एट योर होम, अगर आपकी और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मान लीजिए आपके फादर इज इन आर्मी एंड योर मदर कैन नॉट कंट्रोल योर, वो आपकी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, देन यू कैन गो। एंड सेम कंडीशन कैन हैपन विद पेरेंट्स है, दोनों वर्किंग है, वो आपका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी एकेडमिक सफर हो रही है, देन यू शुड गो टू द ऑफलाइन अकेडमीज। अदरवाइज आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर एट योर होम बहुत ही आसान से, बहुत ही इजीली। बस आपको चाहिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है बेटा? मीथेन। ठीक है, अब ये देखो, कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर नंबर 5, क्लास 8 एनसीईआरटी, इनडायरेक्टली दिया है, कोई एक पेज पे नहीं दिया है, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये देखो कौन कौन सी गैसेज है, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये अलग अलग के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बचा सिर्फ ये था। और इसको देखना चाहो तो आप ऐसे भी यहाँ पे भी देख सकते हो कि नेचुरल गैस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मीथेन गैस। सो मेन क्या होता है इसके अंदर? मीथेन होता है। एक स्पेसिफिक जगह में नहीं दिया एनसीईआरटी में, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है, वहां से उठा के दिया है। हमने आपको ओवरऑल आपने कवर किया एनसीईआरटी, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अगर आपको डायरेक्टली देखना है कहां पे है, डायरेक्टली भाई एक ही जगह में लिखा हुआ मिल जाए, तो आप क्या करो, आप लखमीर सिंह रेफर कर लो, जरूरत तो उसकी है नहीं, लेकिन यू कैन रेफर इट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फिनोमिना? नेचुरल फिनोमिना भैया कि मैन मेड कौन सा फिनोमिना है जो खुद नहीं हो रहा है अर्थ के अंदर? कौन सा बेटा? साइक्लोन खुद होते हैं, लाइटनिंग खुद होती है, अर्थक्वेक्स खुद से होकर होते हैं, अर्थिंग हम करवाते हैं, अर्थिंग हम करवाते हैं। देखो ये आपका लाइटनिंग का एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ये देखो आपका अर्थिंग है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ। अब अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स, हम करवाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। ये जो बोर्ड मैंने पढ़ा, जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी भी मैंने अर्थिंग की हुई है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, सो वी आर डूइंग इट। अर्थक्वेक ऐसे होते हैं, साइक्लोन्स भी ऐसे ही होते हैं, दे occur naturally, these all are natural phenomena। ठीक है, तो आया कहां से? क्लास 8 चैप्टर योर 15 सम नेचुरल फिनोमिना, पेज 188 191। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristics of the image formed by a plane mirror? रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यही है बेटा, रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है ना। उसने पूछा नोट, नोट पूछा ना शायद जी, नोट पूछा, तो राइट आंसर इज ए। देखो क्या, अब ये देखो, ये इमेज पीछे अंदर बन रही है, तो क्या, ये बिल्कुल इरेक्ट है, कहां पे है, इरेक्ट है, और जो साइज है वो सेम है, साइज क्या, सेम है। तो ये क्या, अगर जो आपकी इमेज बन रही है वो आप किसी स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते हो, जैसे यहाँ पे जो इमेज बन रही है इस कैंडल की, वो इनसाइड द मिरर बन रही है ना, तो उसको आप किसी स्क्रीन पे नहीं लेके आ पाओगे, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल, है ना। अब ऑप्शन के अंदर क्या दिया था, और ये देखो इसका टॉप और इसका टॉप, इसका बॉटम और इसका बॉटम सेम है, यानी कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा एक दूसरे का। जो ऑब्जेक्ट का टॉप है सेम है जो आपकी इमेज का टॉप है, और जो ऑब्जेक्ट का बॉटम है सेम गोज फॉर द बॉटम ऑफ द इमेज, कुछ इंटरचेंजिंग नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट एंड इरेक्ट। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसका लेटरल वर्जन है, लेटरल इन्वर्जन है, कि आप अगर राइट किसी भी मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो एंड आप यू रेज योर राइट हैंड, तो इमेज आपका लेफ्ट हैंड उठाते हुए दिखेगा, एंड इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड, इमेज आपका राइट हैंड उठाते हुए दिखेगा। इसका एक एप्लीकेशन आपको एम्बुलेंस पे दिखता है, कि एम्बुलेंस के ऊपर इस तरीके से एम्बुलेंस दिखा जाता है उल्टा, सो डेट व्हेन यू सी इट इन योर मिरर, आपको ये सीधा दिखे, ताकि लेटरली इन्वर्जन हो, जो लेफ्ट वाली चीज थी वो राइट की तरफ आ जाए, और जो राइट वाली चीज थी वो लेफ्ट की तरफ आ जाए। तो इसका आंसर क्या है? अब देखो, तो रियल इमेज तो हो नहीं सकती, और इन्वर्टेड हो नहीं रहा है,
रियल का मतलब क्या होता है, आप किसी स्क्रीन पे, किसी पेपर पे, वॉल पे, है ना, सरफेस पे, फ्लोर पे, कहीं पे भी इमेज को ऑब्टेन कर पाओ। और इन्वर्टेड यानी उल्टा, उल्टा नहीं है, इमेज सीधी है, तो इरेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिस्पर्जन विच कलर डेविएट्स द लीस्ट। लीस्ट कौन सा होता है बेटा, रेड। डेविएट्स का मतलब होता है अपने पाथ से भटकना। अब ये देखो, डिस्पर्जन आपको पता है कि स्प्लिटिंग होती है लाइट की इनटू इट्स कलर्स, यहाँ पे व्हाइट लाइट की बात हो रही है। तो ये देखो, सोर्स क्या, क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 205 चैप्टर 16 लाइट। अब ये देखो, यहां से जा रही थी लाइट, ये आपका प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये आपके सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, विच यू स्टडी अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या करेगा, नॉट ओनली इट विल चेंज इट्स पाथ, इसके ये पाथ, ये रास्ता चेंज नहीं होगा खाली, साथ साथ में 7 डिफरेंट कलर के अंदर बिखर भी जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो ये देखो, सबसे नीचे कौन सा है, वॉयलेट, इंडिगो, ऐसे विबग्योर इसको हम बोलते हैं। सो सबसे लास्ट में कौन सा है, ये देखो रेड। अगर मैं ये देखूं और ये एंगल मेजर करूं, सबसे छोटा एंगल बनेगा रेड के साथ, और सबसे बड़ा एंगल बनेगा, अगर इसको थीटा नाम दे रहे हैं, इसको थीटा डैश दे रहे हैं, सबसे बड़ा एंगल बनेगा वॉयलेट के साथ। तो जो डेविएशन हो रहा है ना अपने पाथ से, जो एंगल चेंज हो रहा है सबसे कम है जिसका, वो रेड का है, और सबसे ज्यादा किसका है, आपके वॉयलेट का है। नेक्स्ट, अ वुडन स्पून इज केप्ट इन द वेसल इन विच वाटर इज बॉइलिंग, इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून को पानी, उबलते हुए पानी के अंदर डाला है, तो उसका दूसरा एंड क्या होगा। पहली बात तो यू ऑल नो कि ना, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होते हैं। जो मटेरियल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास होने के लिए, दोज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब यहाँ पे क्या, वुडन क्या होता है बेटा, वो तो इंसुलेटर है ना हीट का, तो क्या होगा उसका, डज नॉट बिकम हॉट, यानी हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज इंसुलेटर। ये देखो क्या लिखा है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल क्या, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। एंड ऑन द अदर हैंड, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, क्या लिखा है, do not allow to pass through them easily are called poor conductors, और उसको हम बोलते थे इंसुलेटर भी। एग्जांपल के तौर पे क्या दिखा, देखो वुड, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, वुड चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 पेज 41। सो वुड विल नॉट हेल्प इन कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन, यानी हीट ट्रांसफर में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। द फर्स्ट साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज इज, पहला साइन प्यूबर्टी का क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द पीनस दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, आपके प्यूबिक एरिया के अंदर हेयर की ग्रोथ होती है। इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या होता है ना, आपका टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है, और आपका स्पर्म रिलीज कहां से होता है, कहां से बनना स्टार्ट होता है, दैट इज योर टेस्टिकल्स। और सबसे पहले वही ग्रो होते हैं, अल्टीमेटली उसका सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेकेंडरी चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में दिखता है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, जो कि काम होता है टेस्टिकल्स का। तो सबसे पहले उन्हीं का साइज इंक्रीज होता है। लेट अस सी कहां दिया हुआ है, क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 123 चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। द ऑनसेट यानी बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इसी की बात कर रहे हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, और उनके अंदर भी सबसे पहले क्या, उनके अंदर भी सबसे पहले आपका स्क्रोटम एंड योर टेस्टिकल्स वो ग्रो होंगे, देन योर पेनिस, एंड उसके सेकेंडरी चेंजेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, उसके आपको अलग अलग चेंजेस दिखेंगे, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, योर हेयर, योर मस्टैच, योर बियर्ड, है ना, योर प्यूबिक हेयर, हाइट इंक्रीज होगी, एंड यू विल गेन मैस्कुलिनिटी। ये सारे चेंजेस आते हैं सेकेंडरी चेंजेस के अंदर। ठीक है बेटा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ध्यान से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन
स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सेकंड नंबर पे, एंड योर रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये यहाँ पे स्टैटिक कर देते हैं, ये स्लाइडिंग एंड दिस इज स्टैटिक। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। कहां पे मिलेगा आपको, ऑब्वियसली फ्रिक्शन चैप्टर में मिलेगा, क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 154 चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये देखो क्या देखा लास्ट पॉइंट। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज क्या होता है उनके अंदर इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा देर तक रहता है, जो कॉन्टेक्ट का टाइम होता है ज्यादा देर तक रहता है, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। आप सभी को पता है कि लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। देखो क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 165 चैप्टर 13 साउंड, सीधा सीधा लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल to the square of the amplitude of the vibration producing the sound, यानी loudness is proportional to the square of the amplitude। ठीक है, ये कहने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A simple pendulum takes 25 seconds to complete 50 oscillations। oscillation यानी वन राउंड कंप्लीट कर रहे हैं बेसिकली। इफ दिस इज द पेंडुलम, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये आपका बॉब है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 1 है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 2 है। तो ये क्या करेगा, यहां से एक बार एक्सट्रीम 2 की तरफ जाएगा, देन वापस आएगा, फिर एक्सट्रीम 1 की तरफ जाएगा, देन वापस आएगा। जब ये एक बार ऐसे कंप्लीट करके वापस मेन पोजीशन पे, अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, या फिर अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पे आ रहा है, एक्सट्रीम 2 पे, या फिर एक्सट्रीम 1 से स्टार्ट करके एक्सट्रीम 1 पे ही आ रहा है, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे कंप्लीट राउंड करके एक बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी वेव की, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए। अब इसने यहां पे बोला है कि 25 सेकंड्स के अंदर 25 सेकंड्स के अंदर 50 ऑसिलेशंस हो गई, तो एक सेकंड के अंदर कितने हो जाएंगे, एक सेकंड के अंदर 50 अपॉन 25 दैट इज 2 ऑसिलेशंस। एक सेकंड के अंदर 2 ऑसिलेशंस। अगर इसको आपको अच्छे से पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, तो यहां पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सोर्स कहां से आया, क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 169 चैप्टर साउंड। देखो सेम क्वेश्चन दिया, बस उसकी डिजिट्स और उसकी वैल्यूज अलग है। सिंपल पेंडुलम ओसिलेट करता है 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपने ध्यान से अपना बेसिक स्कूल की बुक्स को फॉलो किया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, then you will be able to clear this examination RMS for class 6th and class 9th। क्लास 6 में एक चैलेंजिंग पार्ट होता है थोड़ा सा, दैट इज जीके, वो भी हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, symbiotic nitrogen fixation bacteria are present in the roots of leguminous plants। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहां से आया, क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 26 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। You have learned about the bacteria rhizobium in class 6th and 7th। It is involved in nitrogen fixation of nitrogen of leguminous plants। ठीक है, leguminous plants। नेक्स्ट और लास्ट में इसने अच्छे से दिखा है, इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट, द प्रोसेस इवेपोरेशन
ट्रांसपिरेशन जो कि प्लांट्स के अंदर, एवापोरेशन क्या होता है, आपका वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर या फिर हायर टेम्परेचर पे भी। एंड प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का होना या फिर बूंदाबांदी होना, ओले भी गिर जाना कई बार, डेट इज ऑल्सो काउंट्स इन प्रेसिपिटेशन। ये सारे किसके पार्ट, किसी भी बच्चे को बताओ बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दिस इज वाटर साइकिल, क्या है, वाटर साइकिल का पार्ट है। नेक्स्ट देखो, ये सारे हो रहे हैं यहाँ पे, ये रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ से प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो पजल गिवन इन क्लास 7th। ये क्लास 7th में दिया है और ये क्लास 6th में दिया हुआ है ना। तो क्लास 6th एंड 7th में पेज 142 क्लास 6th, फिर पेज 196 क्लास 7th, चैप्टर 12, 14 एंड 16 वाटर, इसके अंदर ये दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पजल भी आपको दिया है जिसको यू कैन सोल्व। नेक्स्ट, द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क। कौन सा बेटा, सतपुड़ा। कौन सा, सतपुड़ा। देखो बहुत इजी था, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 79 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज द मैप ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, एक ही नेशनल पार्क दिख रहा है आपको, दैट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, in LED, that is light emitting diode, there are two wires called leads, या फिर इसको लेड बोल लो आप, ठीक है, लीड्स ही बोलते हैं वैसे तो। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर, एक ज्यादा थोड़ी सी लंबी होती है दूसरे के रिस्पेक्ट में। लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल। कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होती है, बैटरी के, बेटा पॉजिटिव से होती है। व्हाट इज द सोर्स, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 174 चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखो, दिस इज द लॉन्गर हेड, दिस इज द शॉर्टर हेड, लॉन्गर शॉर्टर, दिस इज एलईडी। आपने अलग अलग देखा होगा, आपने इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर इसको देखा होगा, आपने जो आपकी डेकोरेटिंग लाइट्स होती है दिवाली पे आप यूज करते हैं उसके अंदर देखा होगा। अलग अलग बल्ब्स के अंदर भी इसको कई बार यूज किया जाता है, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं उनके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर टू वायर्स एलईडी, लेड्स जिसको बोलते हैं, लीड्स हम बोलते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर, ठीक है। द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यही इसने बोला था। और शॉर्टर क्या होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स या फिर CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी उसको अच्छे से डिस्पोज करना होता है ना, सेफली, एज दे कंटेन व्हाट, विच आर टॉक्सिक इन नेचर। क्या होता है, मरकरी को कंसीडर करते हैं, मरकरी को कंसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मरकरी क्या होता है, टॉक्सिक होता है। दैट्स व्हाई उसको डिस्पोज करते टाइम, जमीन में दफनाते टाइम उसको ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। देखो कहाँ है, ये आपका चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, क्लास 7th पेज 165, बिल्कुल लास्ट में नोट लिखा हुआ, बिल्कुल छोटा सा, है ना। क्या लिखा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFL कंटेन मर्करी वेपर्स टॉक्सिक इन नेचर, दैट्स व्हाई उसको डिस्पोज करते टाइम बहुत ही ध्यान से करना होता है। वही बात घूम फिर के सब आपके सिलेबस से आया। ऑल यू हैव टू डू इज बी अटेंटिव, बी सिंसियर, बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। इसी से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, photosynthesis is a process in which green plants prepare their own food. Which of the following is not required as a raw material, यानी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फिर प्रोसेस होने से पहले हमें जो चीजें चाहिए होती है उसको करने के लिए, वो इसका पार्ट नहीं है। कौन सी चीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बेटा, क्योंकि वो तो एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ये देख लो आप, दीज आर द थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट गिव आउट करते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यानी ये रॉ मटेरियल फर्स्ट, ये रॉ मटेरियल सेकंड एंड दिस इज रॉ मटेरियल थर्ड। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं आपका फोटोसिंथेसिस होने से पहले एज रॉ मटेरियल। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज बनता है, दैट इज द फूड फॉर द प्लांट्स, एंड ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो रिमूव कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। कहां से आया, चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7th पेज नंबर 3।
नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? यानी एक पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल की लेयर चढ़ा देना, है ना, मेटल की किसी मटेरियल पे। रीजन क्या होता है? मोस्टली उसको कोरोजन से बचाया जाता है। यानी व्हेन अ पर्टिकुलर मेटल केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, जहां पे क्या मिलता है, CO2, ऑक्सीजन और वाटर वेपर मिलते हैं, वो उसको कोरोड करते हैं, उसके ऊपर वाली लेयर को वो खत्म कर देते हैं बाय फॉर्मिंग मेटेलिक ऑक्साइड्स, है ना। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर देखा है, कोरोजन ऑफ कॉपर के अंदर देखा होगा, एल्यूमिनियम के अंदर भी देखा होगा, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। कॉपर और आयरन बहुत ही इसके बेसिक एग्जांपल्स इस प्रोसेस के। देखो कहां से आए, क्लास 8 एनसीईआरटी पेज 179 चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is known as electroplating. Is known as electroplating. To the point, सीधा उठ के आया है। अगर पढ़ा होता अच्छे से तो आपने आंसर भी किया होता। एंड आई बिलीव जो मैंने आपको पढ़ाया था सुखोई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो हालांकि उस पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था यूट्यूब चैनल पे, लेकिन स्टिल आप इस चैप्टर के अंदर से जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से आप इजीली मोर देन 40%, 40 मार्क्स, नॉट 40%, मोर देन 40 मार्क्स इजीली आप लेके आ सकते थे, इजीली। अगर आपने खुद से पढ़ा होता तो यू कैन इजीली स्कोर 48, 49 मार्क्स इन दिस पेपर। नेक्स्ट, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, कितना यूरिन पास करता है बेटा 24 आवर्स में? 1 लीटर से 1.8 लीटर। देखो कहां से आया, क्लास 7 एनसीईआरटी पेज 127 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ये देखो 1.1 से लेकर 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट, उठाया है, दे दिया है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट, साउंड वेव्स कैसी होती है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब क्या होता है ना, दो टाइप की वेव्स होती है, आगे देख लेते हैं। कहाँ दिया है? अब देखो साउंड चैप्टर तो आपको क्लास 8th में भी दिया है, मे बी नए वाली एनसीईआरटी के अंदर ना दियो, मे बी नई वाली एनसीईआरटी के अंदर ना दियो, लेकिन इफ यू गो टू द एनसीईआरटीज विच वर पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी बुक्स, है ना, जो पब्लिश की थी एनसीईआरटी ने बिफोर कोविड, उनके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो काम के थे, जैसे साउंड है, और भी चैप्टर्स है फिजिक्स के, कुछ बायोलॉजी में से भी हटा दिए। तो वहां पे है ना इन चीजों को डिटेल में दिया गया था। क्लास 8th के अंदर ये नहीं बोला है कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल है या लैटिट्यूडनल, लेकिन क्लास 9th के अंदर डायरेक्टली बोला गया। ठीक है, पेज 129 चैप्टर 11 साउंड। अब ये देख रहे हैं ना आपको, अगर कोई पर्टिकुलर वेव ऐसे जा रही है, ऐसे वो कंप्रेस कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, और आगे की तरफ मूव कर रही है, जैसे मूव कर रहा हूं ना मैं, तो लेट अस अज्यूम कि मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड। तो पार्टिकल की मूवमेंट भी यही है, और वेव भी कंप्रेस एक्सपेंड करके ऐसे ही जा रही है। लेकिन अगर वेव ऐसे करके आगे जा रही हो तो क्या है, पार्टिकल की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। यहां पे जो पार्टिकल है की मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ वेव, और यहां पे क्या, बोथ आर पैरेलल, दोनों की मूवमेंट क्या है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ एनी मेटल विद, किसी भी मेटल का अमलगम एक अलॉय बन सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, मरकरी। एक ये क्वेश्चन है भी, चाहे बिलीव कि हाईली स्टैटिक क्वेश्चन था और आपका नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपने क्लास 8th के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है और उसकी लखमीर सिंह पढ़ी है तो उसके अंदर ये होगा। अगर वहां पे भी नहीं देखना चाहते हो तो इन्होंने कहां से उठाया, वो पॉइंट ये, क्लास 10th एनसीईआरटी पेज 54 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो ध्यान से, दे आर नॉट गिविंग यू थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर सिलेबस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 6th के अंदर भी थोड़ा बहुत है, 7th में भी, 8th में भी, 9th में नहीं है, फिर 10th में आता है सीधा। और 10th के अंदर उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसके ऊपर इसने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि 8th वाली केमिकल प्रॉपर्टीज और 10th वाली केमिकल प्रॉपर्टीज कॉन्ट्राडिक्टिंग है। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर करिकुलम के अंदर क्या होता है, आपको पहले कोई बात बताई जाएगी,
उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। देन इन फर्दर क्लासेस दे विल टेल यू कि पहले जो बात बताई थी ना, उसकी एक्सेप्शंस यहाँ पे होती हैं, क्योंकि एज अ चाइल्ड आपको एक ही चीज एक ही क्लास में बता दी जाए तो माइंड डेवलप नहीं होएगा। धीरे धीरे स्टेप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर आपको बताई जाती है सेम चीज। तो यहाँ पे क्या किया है उसने, फोकस ये नहीं किया कि वो आपको कॉम्प्लिकेट करके केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना मेटल एंड नॉन मेटल की, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं किया। उसने एक स्टैटिक सा पॉइंट पूछ लिया कि भाई इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्करी देन द अलॉय इज नोन एज अमलगम। कुछ बात नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है अगला, सामने वाले को कोई दिक्कत ही नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई, कि वही एक्सेप्शंस की बात करें, नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कौन से केसेस में नहीं करते हैं, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल होता है जो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ। कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहता, सिंपल क्वेश्चन टू द पॉइंट स्टेट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम करंट पासिस थ्रू द वायर। अब हो क्या रहा था, हो क्या रहा था कि हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड थे, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड थे, वो अपना एक वायर से रिलेटेड, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट वहां पे एक कंपास रखा हुआ था और जिसकी जो नीडल होती है उसपे मैग्नेट्स होते हैं अभी ऑन, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के ऊपर। जैसे ही उन्होंने ऑन किया ना उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर करंट को, करंट की सप्लाई देना स्टार्ट किया, बाय डिफॉल्ट वो हर बार क्या हो रहा है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, हिल जा रहा था। मैग्नेट की नीडल जो है ना, जो आपके कंपास थी उसकी नीडल थी, वो हिल रही थी। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, है ना, ठीक है ना। इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के भी मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। यानी मान लो ये कोई पर्टिकुलर जगह है जहां पे सर्किट है, ये कोई पर्टिकुलर जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका स्विच। तो इसके आसपास है ना एक एरिया डेवलप होता है जहां पे ये अपना इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। अगर इस एरिया के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है यहाँ पे, वो क्या करेगी, इस मैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करेगी, लगाएगी, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो ये सबसे पहले किसने किया था ऑब्जर्व, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। देखो कहां से आया, क्लास 7th अगेन, पेज 168, चैप्टर 14, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड इट्स, इलेक्ट्रिक करंट आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अभी देखो, व्हेन द करंट फ्लोज through a wire, does the wire behaves like a magnet? This is what scientist Hans Christian Oersted observed, है ना। Also he was the first person जिन्होंने देखा था कि deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। हर टाइम जब भी वायर से करंट पास हो रहा था, पास में एक कंपास रखा था, जैसे ही उससे करंट पास हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट करके अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है। इसका मतलब कोई फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ विद इलेक्ट्रिसिटी। वो फोर्स डेवलप हो रहा है और वो अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस नीडल के मैग्नेट पर, दैट इज व्हाई इट वाज मूविंग। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शन दिए थे वो गलत थे, है ना। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, दे वर्क्स ऑन द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, हायर देन। ये देखो कहां पे क्या लिखा है, 2 हर्ट्ज, 2 किलो यानी 2 इंटू 1000 हर्ट्ज, दैट इज 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज। हायर देन 2000 गलत है। बेटर बिटवीन 2000, बिटवीन 2 एंड 2000 ये भी गलत है। लोअर गलत है, लोअर देन 2000 गलत है, सब गलत है बेसिकली।
लेकिन यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा? वैसे तो ये क्वेश्चन कॉमन होगा, सभी को इसका आंसर मिलना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंगली, बिकॉज क्वेश्चन गलत है। 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रिक्वेंसीज पे अल्ट्रासाउंड के जो डिवाइस होते हैं वो काम करते हैं, इक्विपमेंट जो है वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल क्या होना चाहिए? ये, बिकॉज सबसे हायर फ्रिक्वेंसी ये है और उससे भी हायर फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो गलत आंसर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है? ये। लेकिन ये सबको मार्क्स मिलना चाहिए फ्री में। ये देखो, चैप्टर 13 साउंड, क्लास 8 एनसीईआरटी, पेज 166। ये देखो क्या लिखा है नीचे, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर to us for investigating and tracking many medical problems, works at the frequencies higher than 20,000 hertz, higher than 20,000 hertz, उससे हायर फ्रिक्वेंसीज पे काम करती है। तो ऑप्शंस गलत है, सबको कॉमन या फिर सबको मार्क्स मिलना चाहिए। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ, कौन से पर्टिकुलर चीज को कैरी करती है, किसका वेक्टर की तरह काम करती है? डेंगू को। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, ये डी एंड डी, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो ये एक जुगाड़ है बेसिकली याद करने के लिए। दैट्स व्हाट वी फॉलो, बिकॉज ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप यू हैव टू रिमेंबर इट। कहाँ से आया है? क्लास 8 एनसीईआरटी, पेज 23, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखो, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है, डेंगू को वायरस को कैरी करती है और फैलाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स का रोल क्या होता है भैया? ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम जाइलम, दैट इज द टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग शुगर फ्रॉम फ्लोएम, रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, राइट। जो आपकी लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, उसके साइड्स के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। उसके साइड्स के अंदर क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं। वो ओपन एंड क्लोज करते हैं, जिसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं? आपके गैसेस यानी CO2 एंड योर O2 एज वेल एज वाटर का इनटेक एंड आउटटेक हो सकता है। कहाँ दिया हुआ है? क्लास 7 एनसीईआरटी, पेज 123। देखो, यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड द वर्क ऑफ गार्ड सेल्स, और यहाँ पे उन्होंने एक फिगर दिया है, ये लीव है, लीव का एक छोटा सा सेक्शन है, उसको जूम कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्टोमेटा ओपन है, और ये ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साइड्स में ना बेटा ये है गार्ड सेल्स, और ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द स्टोमेटा ओपन है, ये क्यों है? क्योंकि इसके लाइनिंग पे यहाँ पे और ऊपर वाली लाइनिंग पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे गार्ड सेल्स, और वो इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे, एंड विद द हेल्प ऑफ द गार्ड सेल्स स्टोमेटा क्या करता है? वो मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, स्पेशली गैसेज एंड वाटर। नेक्स्ट, which of the following is not a necessary condition for combustion? Presence of fuel having high calorific value। हाँ, यही गलत है भैया, नोट पूछा है, नेसेसरी नहीं है, तो ये आंसर है। मतलब क्या है कि ना भाई, कंबशन क्या ऐसे ही फ्यूल का होता है जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू कंटेन करता है? लो कैलोरीफिक वैल्यू वाले का भी होता है, वो अलग बात है, वो साथ में बहुत सारा रेसिड्यू, वो पोल्यूशन फैलाता है, वो ना, वो सब चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, भाई कंबशन तब तो होगा ही ना कि कम से कम इतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना उस फ्यूल को, जितने पे वो कंबशन करना स्टार्ट करे, जलना स्टार्ट करे, फायर कैच करना स्टार्ट करे। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, अगर कोई चीज ही नहीं होगी, कोई फ्यूल ही नहीं होगा, कोई सब्सटेंस ही नहीं होगा जो जल सके, तो उसके बिना कंबशन नहीं हो सकती, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बिल्कुल, कि भाई सपोर्टर ऑफ कंबशन का मतलब यहाँ पे है ऑक्सीजन से, है ना। कंबशन के लिए सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये एनसीईआरटी के अंदर, क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 कंबशन फ्लेम के अंदर इनडायरेक्टली दिया हुआ है, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग। अब उसको पिकअप करके उठाने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी काम चोरी करी है। तो मैंने क्या किया, लखमीर सिंह के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ, बेटा देख लेना। लखमीर सिंह के अंदर डायरेक्टली दिया क्लास 8th के एनसीईआरटी में कंबशन एंड फ्लेम के अंदर, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ कंबशन, है ना, एंड हीट इन द
कंबस्टाइल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जितने मिनिमम टेम्परेचर उसको जलने के लिए चाहिए वो उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाइल डिस्पोजिंग पेपर, पेपर को आप डिस्पोज कर रहे हो, स्टूडेंट 1 ने क्या किया, टीयर कर दिया, उसको फाड़ दिया, और इस फाड़ने को हम चेंज ए बोल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट 2 ने क्या किया, उसको बर्न कर दिया, और उसको हम चेंज बी बोल रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? चेंज ए इज ए फिजिकल चेंज एंड चेंज बी इज ए केमिकल चेंज, राइट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, है ना? आप सबको पता है कि फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, आफ्टर द चेंज हैज हैपेंड, उसके अंदर कोई भी नई प्रोडक्ट नहीं बनती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर नया प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे जब उसको जलाया गया तो उसकी ऐश बनेगी और उसके साथ साथ में गैसेस भी उससे इवॉल्व होंगी, तो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो चेंज सेकंड है ना, जो बर्न किया जा रहा है, वो तो क्या, वो एक केमिकल चेंज है, और चेंज ये क्या, फिजिकल चेंज। अब ये आपको क्लास 7th में दिया, चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है? अब ये यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज द फिजिकल चेंज, जिसके अंदर क्या होता है, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties। physical properties के अंदर क्या होता है, कभी भी no new substance is formed। लेकिन on the other hand आपका chemical change के अंदर क्या होता है, one or more new substances are formed। एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। अब ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको, चलो ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 15 में दिया है। लेकिन अगर आपने क्लास 7th के अंदर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा तो उसके अंदर भी दिया है, ठीक है? तो क्या दिया है, डैश इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, क्लोरीन, बोरोन, जिंक, सल्फर। सल्फर इज द राइट आंसर। कहां से इन्होंने पिकअप किया? अब आपने क्लास 9th एनसीईआरटी पेज 206 चैप्टर 15 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अगर आपने अब तक नोटिस किया ना बेटा, इन्होंने क्लास 9th और 10th में ना सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे, वो भी मिक्स, ठीक है? आप अलग अलग कोचिंग एकेडमी से पढ़ रहे थे, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली। लेकिन इन्होंने जो पिकअप भी किया ना, वो भी सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन पिकअप की है। आपके सिलेबस से, यानी 6th 7th 8th में जो आपने चीजें पढ़ी हो, उनके बाहर चीजों को बहुत ज्यादा नहीं लेके गए हैं, बहुत ही कम और मिनिमलिस्टिक चीजों की तरफ इन्होंने अपना रुख किया है ना? तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सोर्स है, ये न्यूट्रिएंट्स है, और ये देखो सोइल से प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो ये रहे, यानी मेन न्यूट्रिएंट, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये रहे। ये देखो, जिंक का नाम है, बोरोन का नाम है, क्लोरीन का नाम है, सल्फर यू कैन नॉट सी हियर, सो राइट आंसर इज सल्फर। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी। फंगी से होता है। क्लास 8th एनसीईआरटी पेज 25 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, साफ साफ चार्ट के अंदर दिया हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज नॉट अ ड्यूअल ग्लैंड, यानी ड्यूअल पर्पस ग्लैंड कौन सा नहीं है जो दो काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जो टेस्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, स्पर्म को रिलीज भी कर रही है स्पर्म डक्ट के अंदर, एज वेल एज वो क्या कर रही है, आपके टेस्टोस्टेरोन को ही बना रही है। ऐसे ओवरीज क्या कर रही है, वो आपके एग्स को रिलीज कर रही है ओविडक्ट के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, साथ साथ में एस्ट्रोजन बना रही है। आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को भी सिक्रेट कर रहा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, है ना, और साथ साथ में एंजाइम्स भी बना रहा है। लेकिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सारा क्या करता है, वो हर एक अलग अलग ग्लैंड को मास्टर करता है, वो सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स को, और वो हॉर्मोन्स फर्दर अलग अलग जाके अलग अलग ग्लैंड्स को कमांड देते हैं कि नाउ यू हैव टू सिक्रेट योर ओन पर्टिकुलर हार्मोन एंड ट्रांसपोर्ट इट विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट साइट। ये वो करता है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो, दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो आपके कहां से है, क्लास 8th एनसीईआरटी पेज क्लास 9th एंड 10th के चैप्टर 9th एंड 10th के अंदर आपको मिलेगा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड एडोलेसेंस के अंदर यहाँ पे कंप्लीट आपका दिया हुआ है
कि क्या करता है, अलग अलग चीजें सिक्रेट करती हैं। जैसे आपके टेस्टिकल्स क्या करेंगे, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को एज वेल एज स्पर्म को, ओवरीज एस्ट्रोजन एज वेल एज योर ओवम को। ऐसे ही आपका पेनक्रियाज इंसुलिन को, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, उसके अलावा भी वो अलग अलग हॉर्मोन्स को करता है सिक्रेट। साथ साथ में वो क्या करता है, आपके एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करते हैं। लाइपेज एंड अमाइलेज आर द एग्जांपल्स। ऐसे और भी होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर हम क्रक्स देखें पूरे सेशन का, अब तक हमने जो बात की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम बात करने वाले हैं अब, तो पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। क्रक्स क्या, यहाँ पे देखो, दिस पर्टिकुलर थिंग इज शोइंग क्लास 8। ये आपका क्लास 8 है, ये जो मैंने आपको पाई चार्ट बना के दिया है बेटा, 60% क्वेश्चन यहीं से आए। दिस इज योर क्लास 7th, ठीक है। 32% क्वेश्चन यहां से आए थे। दिस इज योर क्लास 9th एंड 10th, 8% क्वेश्चन आए थे। योर 8% ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। अब ये तो बात हो गई कि आपको क्या करना चाहिए था, ठीक है, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए था, आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज करना चाहिए थे। लेकिन अगर आप अब सैनिक की तैयारी कर रहे हो, है ना, या फिर नेक्स्ट ईयर आरएमएस एंड सैनिक की तैयारी कर रहे हो, एंड यू डोंट हैव द राइट रिसोर्सेज, आपको पता नहीं है कि आपको क्या चीजें बेसिक करनी चाहिए, उसके बाद आप जो करना चाहते हो करो, ये तो आपको करना ही करना है। तो कौन सी चीजें हो सकती है, what as a student you should do to prepare for science from self study point of view। आप अगर इन चीजों को भी कवर कर लेते हो ना बेटा अच्छे से, तो आपके बहुत अच्छा स्कोर आएगा साइंस में। एटलीस्ट क्लास 8th की एनसीईआरटी कर लो, क्लास 8th की लक्ष्मी सिंह कर लो, लेकिन दिस इज द प्रायोरिटी। पहले ये करोगे, और ये भी कैसे करो कि टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर आपने पढ़ा एनसीईआरटी से, सेम टॉपिक आप पढ़ लो लक्ष्मीर सिंह से, दैट विल बी वे मच इजियर फॉर यू टू कवर। टॉपिक वाइज चीजों को कवर करोगे तो बहुत ईजी रहता है। क्लास 8th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखने नहीं बैठना, उसमें लॉजिक क्या लग रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है आरएमएस के और सैनिक के, ठीक है। लेकिन सर हमें तो गाइड बुक बहुत ज्यादा पसंद है, उनका क्या करें। सो व्हाट यू शुड डू इज थ्रो देम अवे, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि गाइड बुक की कोई नीड है क्या सर, नहीं है नीड। चाहे वो अतुल्य की हो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो आर गुप्ता हो, चाहे वो रेडियन हो, चाहे वो दिशा हो, किसी भी पर्टिकुलर गाइड बुक की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट बाय देम। अगर बाय कर लिए तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के एमसीक्यू प्रैक्टिस, या फिर साइंस और जीके के भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना। लेकिन एमसीक्यू भी उसके अंदर बहुत से बकवास दिए गए हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, और उसके अंदर करेक्शंस भी बहुत ज्यादा है उन बुक्स के अंदर। तो फ्रॉम अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ गाइड पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड नॉट सजेस्ट दोस बुक्स टू यू। पैसे खराब मत करो, फॉलो दिस रिसोर्सेज, इन 4 रिसोर्सेज को फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन राइट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर, क्लास 6th 7th 8th तो आपने बोल दिया, 9th 10th, ये 6th 7th और ये 9th 10th का क्या करें। इनके अंदर भी तो बहुत सारे चैप्टर्स है, और वहां से देखा हमने क्वेश्चन आ भी रहे हैं। 9th और 10th से लगभग लगभग 8% क्वेश्चन आए हैं, उसका क्या करें भैया। वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। आपका एज अ स्टूडेंट ये काम होना चाहिए बस, चाहे आप किसी कोचिंग अकेडमी पे जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो। ये जो 8% क्वेश्चन है ना, और ये 6th और 7th से जो क्वेश्चन है, ये कराने की जिम्मेवारी होती है, ये पढ़ाने की जिम्मेवारी होती है टीचर की। वैसे तो आपको 8th का भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ में आपको पिछला लेके आना, जो आपने 2 साल पहले पढ़ा था, और 2 साल बाद जो आप पढ़ोगे, उनमें से सिलेक्टिवली जो आपके काम की चीजें उनको सेग्रीगेट करना, उनको सिलेक्ट करना एंड टीच टू यू, ये हमारा काम है, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप ये इतना काम करते हो। और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो मैं आपको बताता ही रहूंगा। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने साइंस के एनालिसिस किए बहुत ही डिटेल और डेप्थ के अंदर।
ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो बेटा ये ओल्ड एनसीईआरटीज को डाउनलोड कर लो, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर रहा हूँ, और साथ साथ में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। ये जो आपने अभी सेशन अटेंड किया है, आपको ये सोर्सेज चाहिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का आरएमएस का, जो 8 दिसंबर को अभी कंडक्ट हुआ है। तो दिस विल ऑल्सो भी हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको भी पता चले ना कि हाँ ये सारी चीजें हैं। आप क्या करना, जो पीडीएफ में आपको दूंगा एनसीईआरटी की, आप क्रॉस चेक करना कि ये चीजें उसके अंदर है भी या नहीं, या फिर मैंने ऐसे ही डाल दी। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ये लिंक है, यू कैन क्लिक हियर। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशंस एंड डू नॉट वेस्ट योर मनी, पैसा खराब मत करो घर वालों का। और यू कैन इजिली स्टडी ऑन यूट्यूब with me for your next Sainik RMC and RMS preparation in 2025, and I will give my best and looking forward to teach you in the next sessions. Jai Hind and over and out.